हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका अपनी बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी। लेसन चल रहा था अपने 24 और आज का अपना जो टॉपिक होगा वह क्या है, ह्यूमन हार्ट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, यानी कि मानव हृदय के बारे में। इस लेसन जो था अपने 24 मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके 8 पार्ट में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 9 के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम भी मैंने प्रस्तुत कर रखा है मानव हार्ट का। डायग्राम पहले इसलिए बनाया क्योंकि अगर अपन चालू क्लास में डायग्राम बनाते तो शायद आज की क्लास केवल डायग्राम में ही पूरी हो जाती, इसलिए मैंने पहले से डायग्राम बनाकर रखा है। और आप भी इस डायग्राम की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आप भी इसे आसानी से बना सके। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, ह्यूमन हार्ट की उत्पत्ति, जैसे कल भी अपन ने बात की थी, ह्यूमन हार्ट की जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। यानी कि मीजोडर्मल मानते हैं। मीजोडर्म क्या होता है, एक भ्रूणीय स्तर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मीजोडर्म एक भ्रूणीय स्तर होता है। अपन देखते हैं कि भ्रूण के मुख्य 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या होता है, मीजोडर्म। तो उसमें जो मीजोडर्म होता है उससे किसका निर्माण होता है, उत्पत्ति, मानव हृदय की उत्पत्ति होती है। इन्हीं 3 स्तरों से अपन मानते हैं कि अपने शरीर के किसी न किसी ऑर्गन्स का क्या होता है, निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा वह बना होता है। उसके पश्चात अपन मानते हैं, उत्पत्ति के पश्चात, कि यह स्थिति यानी कि यह स्थित कहाँ होता है। इसकी स्थिति की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो जो दोनों फेफड़े होते हैं ना, दोनों फेफड़ों के बीच मध्यावकाश जो पाया जाता है उसमें अपन मानते हैं कि यह स्थिति माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए फेफड़ा है, ये मान लीजिए इस फेफड़े में, बाएं फेफड़े में इस प्रकार से अपने को एक कट देखने को मिलता है। तो वहीं पर अपन मानते हैं कि यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मध्य में स्थित होता है। बाईं ओर क्या होता है, हृदय के लिए कल भी मैंने बताया था कि 3/4 पार्ट जो होता है वह लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है। इसी कारण से अपन कह देते हैं कि इसकी स्थिति यानी कि ये किधर होता है, बाईं ओर होता है। अपन क्या कहते हैं, बाईं ओर पाया जाता है। इसके पश्चात अगर इसके आकार की अगर अपन बात करें, आकार कैसा होता है, तो अपनी जो बंद मुट्ठी होती है ना, उसके आकार का, बंदे मुट्ठी आकार, यानी कि हृदय के आकार की अगर अपन बात करें तो अपनी एक बंद मुट्ठी इतने आकार का अपन मान सकते हैं कि हृदय होता है। रंग अगर देखें तो गुलाबी रंग का, या कई जगह आपको लाल गुलाबी रंग भी देखने को मिल सकता है। तो गुलाबी रंग का अपन मानते हैं कि हृदय जो होता है ये प्रेजेंट होता है। इसकी साइज आमाप की अगर अपन बात करते हैं साइज की, तो वह मानी जाती है 12x9x6, यानी कि 12 तो क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, 9 क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, और 6 क्या होती है, इसके जो आलिन नीले होते हैं उनकी क्या होती है, मोटाई मानी जाती है सेंटीमीटर के अंदर। अब इसके बाद में अगर अपन देखें, इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि जो हृदय होता है ना, उसका वजन कितना होता है, हृदय का जो वजन कितना माना जाता है। तो हृदय का वजन अगर अपन देखें मुख्य रूप से, तो पुरुषों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो पुरुषों में कहा जाता है कि 300 ग्राम अपन मानते हैं इसका वजन माना जाता है। जबकि जो महिला होती है ना, उसके शरीर में हृदय का वजन पुरुषों की तुलना में 50 ग्राम क्या होता है, कम होता है। इसलिए अपन कह देते हैं कि 250 ग्राम उनमें पाया जाता है। अगर पुरुषों में 350 होता है दिया हुआ है, तो अपन महिलाओं में वहाँ पर 300 कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 50 ग्राम तक हृदय का वजन क्या होता है, कम होता है। फिर अपन बात करते हैं इसका कार्य की बात करें हृदय का, तो कार्य क्या होता है, रक्त परिसंचरण का होता है। कार्य क्या होता है, रक्त
परिसंचरण का कार्य करता है। कई बार अपन बोल देते हैं हृदय क्या करता है, शुद्धिकरण का कार्य करता है, रक्त शुद्धिकरण का कार्य। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हृदय होता है वह शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता है, क्योंकि अपने को पता है कि जो शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है ना, वह कहाँ पर होती है। शुद्धिकरण की क्रिया अगर अपन देखें तो वह होती है अपने फेफड़ों के अंदर होती है। शुद्धिकरण की क्रिया कहाँ होती है, फेफड़ों के अंदर होती है। और हृदय के द्वारा तो जो फेफड़ों से जो शुद्ध ब्लड आता है उसका क्या किया जाता है, परिसंचरण किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो हार्ट या हृदय होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वह होता है रक्त परिसंचरण का माना जाता है। तो ये थी हृदय से संबंधित मुख्य बातें। अब अपन यहीं पर बात करेंगे हृदय की स्ट्रक्चर की, हृदय की संरचना की। तो हृदय की संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस डायग्राम में अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो इसकी जो बाह्य संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो ये देखिए पूरी जो बाह्य स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, इसकी आउट लेयर अपने मानते हैं। हृदय की क्या होती है, आउट लेयर मानी जाती है। अब इसमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से कि जो यह क्या पाया जाता है चारों ओर, यह हृदय आवरण होता है। इस हृदय आवरण के मध्य में एक अपन मान सकते हैं कि पदार्थ भरा हुआ होता है, द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसके कारण से यह क्या करता है कि बाह्य आघातों से क्या होती है, इसकी सुरक्षा होती है। अपन मानते हैं यहाँ पर हृदय आवरणी गुहा पाई जाती है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, और उसी के कारण अपन मान सकते हैं कि कोई भी आघात चोट वगैरह लगती है तो हृदय को नुकसान नहीं पहुंचता है। यह यहाँ पर देखने को अपने को मिलता है। फिर इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर 4 वेश्म पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4 वेश्म, या 4 कोटर भी अपन मुख्य रूप से मान सकते हैं, जिनमें ऊपर वाले जो 2 होते हैं इन्हें तो अपन क्या कहते हैं, आलिंद के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले 2 होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आलिंद के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले जो 2 होते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, निलय के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निलय के नाम से जानते हैं। अब जो आलिंद और जो निलय होते हैं इनके यहां पर देखिए आपको एक दरार सी दिखाई दे रही है। यह दरार क्या होती है, कोरोनरी सल्कस होती है। यह इधर भी अपन देख सकते हैं। तो यह क्या होती है, कोरोनरी सल्कस। ये देखिए कोरोनरी सल्कस का मतलब क्या होता है, जैसे ये दरार यह क्या कर रही है, आलिंद और निलय को क्या कर रही है, अलग करने का कार्य कर रही है। किसे अलग कर रही है, आलिंद और निलय को अलग करने का कार्य कर रही है। और इसी को अपन क्या कह सकते हैं, आलिंद निलय पट के नाम से भी जानते हैं। पट यानी कि जो आलिंद और निलय को विभक्त करने का कार्य कर रहा है, अलग करने का कार्य करता है, उसे अपन यहाँ पर आलिंद निलय पट कहते हैं। यह दोनों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया आलिंद निलय पट। इसी प्रकार से अपन कहते हैं बीच में भी एक पट होता है, तो वह क्या करता है, दोनों आलिंदों को अलग करता है, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, आलिंदीय पट कहते हैं। और दोनों निलयों के बीच अगर होता है तो वह क्या हो जाता है, अंतर निलय पट के नाम से जानते हैं। यानी आलिंद को अलग कर रहा है तो वह अंतर आलिंदीय पट, निलयों को अलग कर रहा है तो अंतर निलयी पट है, आलिंद निलय को अलग कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अंतर आलिंद निलय पट या कोरोनरी सल्कस के नाम से अपन उसे जानते हैं। फिर अपन बात करेंगे, यहां पर आपको बता दिया कि दायां निलय पाया जाता है, दायां आलिंद पाया जाता है। यह आलिंद हिद्र यानी कि यह स्ट्रक्चर, दोनों जो हृदय होते हैं इनके बीच में अपन कहेंगे कि यह स्थान जो होता है वह पाया जाता है। यहां पर अपन कहते हैं एक तो पट उपस्थित होता है जो दोनों को अलग करता है। इसी स्थान पर अपन देखते हैं कि जब शिशु भ्रूणावस्था में होता है या शिशु का जन्म होता है तो उसके जो दोनों आलिंद होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है।
वह छिद्र क्या होता है, जन्म के पश्चात क्या हो जाता है, बंदे हो जाता है। वह छिद्र क्या होता है, जन्म के पश्चात बंदे हो जाता है। क्योंकि अगर छिद्र बंद नहीं होता है तो अपन देखते हैं दोनों आलिंदों का जो अशुद्ध और शुद्ध ब्लड होता है वह क्या होता है, मिक्स होता रहता है, जिसके कारण से अपन मानेंगे कि ब्लड शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। और ब्लड शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा तो फिर अपन कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनित और CO2 जनित दोनों ब्लड रहेंगे। और अपने को पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वह ऑक्सीजन की तुलना में CO2 के साथ जल्दी से बंधुता प्रदर्शित करता है। इस कारण से ऑर्गन्स के पास ज़्यादा CO2 पहुंचेगी और उसके कारण से अपन मानेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होगा वह CO2 से बंधुता करके अपना नीला रंग प्रदर्शित करने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बंधुता होती है तो ऑक्सीमोग्लोबिन से लाल रंग होता है और CO2 से होगा तो वह स्वयं का रंग हीमोग्लोबिन जो नीला होता है वह प्रदर्शित करेगा। जिसके कारण से अपन कहेंगे कि जो बच्चा होता है उसका शरीर क्या होता है, नीला पड़ने लग जाता है। बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है और बाद में अपन कह सकते हैं कि अगर यह छिद्र बंद न हो तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नलिकाएं दिखाई दे रही है दोनों तरफ। एक साइड मैंने लिखा है दायां फुफ्फुस, एक साइड लिखा है बायां फुफ्फुस। तो वे ये नलिकाएं होती है जो अपने किससे जुड़ी हुई होती है, फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। यानी फेफड़ों तक क्या करती है, ब्लड सप्लाई का कार्य करती है। फेफड़ों में ब्लड को लेकर भी जाती है और वहां से लेकर भी आती है। यह अपनी मानी जाती है उद्रव महाशिरा मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, उद्रव महाशिरा मानी जाती है। और यह क्या होती है, धमनी होती है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यह देखिए पूरी यह क्या है, एक महाधमनी है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया महाधमनी। फिर इसी महाधमनी में अपन देखेंगे कि यह डिवाइड होकर बहुशीर्ष धमनी, बाईं सार्वग्रीवा धमनी और बाईं अधोजत्रुक धमनी का निर्माण होता है। इसके अंदर अपन मानते हैं कि जब ब्लड आता है, हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है तो शरीर के अंदर जो CO2 जनित जो ब्लड होता है, शरीर के अंदर जो CO2 जनित जो ब्लड होता है वह किसके सहायता से आएगा, तो वह जो शिराएं होती है उनकी सहायता से अपन कहते हैं ब्लड आता है। किसके अंदर आएगा, आपके यह जो दायां आलिंद होता है इसके अंदर ब्लड आता है। कैसा आता है, CO2 जनित जो ब्लड होता है वह आता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड आता है। उसी प्रकार से अपन कहते हैं कि जो दूसरा जो होता है बायां आलिंद, उसके अंदर कैसा होता है, शुद्ध ब्लड आता है। वह किसकी सहायता से आता है, तो वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से वैसे तो धमनी की सहायता से आता है, लेकिन अगर फेफड़ों से अगर देखा जाए, फेफड़ों से जो शुद्ध आता है वह वहां पर अपवाद कार्य करता है एक शिरा का, फुफ्फुसीय शिरा उसे लेकर आती है। जो फुफ्फुसीय शिरा होती है ना वह वहां पर लेकर आती है शुद्ध ब्लड को। तो अपन कहते हैं इसके अंदर तो रहता है अशुद्ध ब्लड, इसके अंदर दायां जो पार्ट होता है आलिंद और निलय का, यह तो अशुद्ध ब्लड से, और इधर जो बायां वाला रहता है वह अपन देखते हैं कि आलिंद और निलय वह किससे रहते हैं, एक तरह से शुद्ध ब्लड से भरे हुए रहते हैं। दोनों के भरने का जो कार्य होता है वह साथ साथ होता है। एक के अंदर अशुद्ध ब्लड बहता रहता है और दूसरे के अंदर शुद्ध बहता रहता है। अशुद्ध तो किससे आ रहा है, अपने ऑर्गन से आ रहा है, अंगों से, और जो शुद्ध आ रहा है वह कहां से आ रहा है, अपने फेफड़ों से आ रहा है। दोनों जब बढ़ जाते हैं तो दोनों में संकुचन की क्रिया होने से दोनों का जो ब्लड होता है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे आलिंद निलय छिद्र के नाम से अपन जानते हैं, जिससे दोनों का ब्लड क्या होता है, निलय के अंदर पहुंचे जाता है। दोनों का ब्लड निलय के अंदर आएगा। अब यहां से अपन कहेंगे कि इसमें आ जाएगा तो यहां से जो शिरा कार्य करती है, शिराएं होती है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आता है कि फुफ्फुसीय धमनी पाई जाती है। वह यहाँ से अशुद्ध ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। अशुद्ध जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। वहां पर ब्लड शुद्धिकरण की क्रिया होती है, क्योंकि फेफड़ों में क्या पाई जाती है, कुप्पिकाएं जो होती है वह स्थित होती है, और कुप्पिकाओं के द्वारा गैसीय विनिमय की क्रिया होगी। O2 CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहां पर शुद्ध हो जाएगा। फिर फेफड़ों से जो शुद्ध ब्लड होता है वह किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। उसे लाने का कार्य कौन करती है, वह करती है फुफ्फुसीय शिरा, जो क्या है, शिरा का एक अपवाद होती है। शुद्ध ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर शुद्ध आ जाएगा आपके निलय में। तो फिर अपन कहेंगे कि इसके द्वारा जो शुद्ध ब्लड होगा वह तो अपने महाधमनी वगैरह की सहायता से कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के पास में जाएगा, और इसका अशुद्ध फेफड़ों में जाएगा। तो इस प्रकार से निरंतर ये क्रिया जो होती है वह चलती रहती है। तो यह तो थी नॉर्मल स्ट्रक्चर किसकी, अपने हार्ट की, मानव हार्ट की जो नॉर्मल
स्ट्रक्चर थी, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वह मैं आपको बता देता हूं। जैसे उत्पत्ति मैंने आपको बता दी है, इसकी कैसी होती है, मीजोडर्मल अपन मानते हैं इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मीजोडर्मल के पश्चात मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 वेश्म पाए जाते हैं, यानी कि 2 तो क्या पाए जा रहे हैं, आलिंद पाए जा रहे हैं, और 2 क्या पाए जा रहे हैं, नीले पाए जाते हैं। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। इसके अलावा इसका हृदय के चारों ओर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, हृदयावरण के नाम से जानते हैं। हृदयावरण में एक गुहा पाई जाती है, उसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसे हृदयावरणी द्रव पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदयावरणी द्रव क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। यानी कि यह देखिए अपनी जो ये गुहा होती है, इसके अंदर क्या होता है, यह भरा हुआ माना जाता है, जो क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। कोई भी चोट वगैरह या आघात पहुंचता है तो ये अपने हार्ट की रक्षा करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए ये अपने 4 वेश में पाए जाते हैं, यह राइट, यह लेफ्ट, यह राइट और ये लेफ्ट। ये आपका आलिंद, ये भी आलिंद, ये आपका नीले हो जाता है, ये भी नीले। तो कई बार अपने से पूछ लिया जाता है कि इनमें से बड़ा कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए, दोनों अगर आलिंद की बात अगर अपने करते हैं तो दोनों आलिंद में जो बड़ा होता है तो वह कौन सा होता है, दायां आलिंद होता है। दोनों आलिंद में जो बड़ा होता है वह कौन सा होता है, दायां आलिंद होता है। अगर दोनों नीलेयों की बात की जाए तो वह भी कौन सा होता है, दायां नीलेय माना जाता है, दायां नीलेय माना जाता है। अगर चारों की बात की जाए सबसे बड़ा तो वह कौन सा होता है, दायां आलिंद होता है। और सबसे छोटे की अगर अपन बात की जाए तो वह कौन सा होता है, आपका बायां नीलेय होता है। ये याद कैसे रहेगा, इस प्रकार से आप लोगों को एक निशान करना है। यानी ये निशान यहाँ से चला तो सबसे 1 नंबर पे ये, फिर 2 नंबर पे ये, फिर 3 नंबर पे ये हो जाएगा और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। ये अपन देखते हैं कि इनकी साइज जो होती है वह देखने को मिलती है। सबसे बड़ा होता है दायां आलिंद, फिर अपन कहते हैं बायां आलिंद, फिर अपन कहते हैं दायां नीले और फिर होता है बायां नीले। मुख्य जो रिएक्शंस होती है वह दाएं और बाएं जो आलिंद नीले होते हैं उन्हीं के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करने का कार्य करती है। अब इसके अंदर अपन कहते हैं कि जो हार्ट होता है ना, उसकी अगर रिएक्शंस जैसे मैंने अभी आपको बताई, रिएक्शंस जो है वह यहाँ पर बताई थी, उसी को थोड़ा सा अगर वह डायग्राम तो अभी अपने और काम आएगा आगे क्रियाविधि में, इसलिए उसमें मैं थोड़ी सी काटापीटी नहीं करना चाहता हूँ। आपको अलग एक रफली डायग्राम में थोड़ी सी इसकी रिएक्शंस बता देता हूँ, आगे तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मान लीजिए यह यहाँ पर मैं अपने एक हार्ट के यह बना दिए मैंने 4 पार्ट बना दिए भाई। ये मैंने बना दिया आपका दायां आलिंद, ये क्या है, दायां आलिंद। ये क्या है भाई, आपका बायां आलिंद है। ये क्या है, दायां निलय है। और ये क्या है, बायां निलय है। ये बायां निलय हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो इसके चारों तरफ यह क्या है, यह हृदयावरण है और इसकी यह गुहा है और इसके अंदर यह जो भरा हुआ द्रव होता है यह क्या है, हृदयावरणी द्रव बोलते हैं। यह जो है ना, यह अपन क्या कहते हैं, हृदयावरणी द्रव इसके अंदर पाया जाता है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए यह क्या अपने शरीर के अंग होते हैं। इन अंगों से, अंगों में अपन मानेंगे CO2 जनित ब्लड होता है, तो उसको ले जाया जाता है कहां पर, अपने दाएं आलिंद में ले जाया जाता है। कौन लेकर जाती है यहाँ पर इसे, यह लेकर जाती है अपनी बॉडी की जो शिराएं होती है उनके द्वारा यह कार्य होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिराओं के अंदर कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड, और ये क्या है, अशुद्ध CO2 जनित ब्लड है।
यहाँ यह कार्य होता है। फिर अपन कहेंगे कि यह ब्लड जो होता है इसके अंदर आ जाता है, जब तक भरा जाएगा जब तक इसमें संकुचन की क्रिया नहीं होगी। अब संकुचन वगैरह कैसे होंगे वह बाद में बताऊंगा मैं आपको, एक बार नॉर्मली बात बता रहा हूं। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, आलिंद निलय छिद्र, इधर भी वह उपस्थित है होता है। तो उस छिद्र के द्वारा अपन कहेंगे कि फिर यह ब्लड किस में आ जाता है, निलय के अंदर पहुंचे जाता है, और आते ही यह छिद्र बंद हो जाता है ताकि ब्लड वापस न जा सके। अब इसके अंदर आ जाता है, जब इसका दबाव बढ़ता है तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, वह कपाट खुल जाता है और यहाँ एक नलिका होती है जिसके माध्यम से जो ब्लड होता है वह बाहर निकलता है। और यह जो नलिका होती है यह आपकी कौन सी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है। यह कौन सी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है, जो क्या होती है, धमनी का एक अपवाद होती है। और यह यहाँ पर ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, यह ब्लड को लेकर जाती है अपने फेफड़ों के अंदर पहुंचाती है। ब्लड को कहाँ, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में अपने को पता है क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। तो वहां पर क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी कि जो CO2 होगी वह तो यहाँ पर दे दी जाएगी और O2 यहाँ पर ग्रहण कर ली जाएगी। O2 यहाँ पर क्या कर ली जाएगी, ग्रहण कर ली जाएगी। अब यहाँ से यह शुद्ध हो जाता है, शुद्ध यानी O2 जनित, तो इसको कहाँ पहुँचाया जाता है, बाएं आलिंद में पहुँचाया जाता है। यह कार्य कौन करती है, यह करती है फुफ्फुसीय सीरा। तो यह भी क्या है, सीरा का एक अपवाद है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने रुधिर वाहिनियां पढ़ी थी तो मैंने बताया था धमनी का अपवाद तो फुफ्फुसीय धमनी है जो अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों में पहुंचा रही है, और जो सीरा का अपवाद है वह फुफ्फुसीय सीरा है जो शुद्ध ब्लड को फेफड़ों में यहाँ पर पहुंचा रही है हार्ट के अंदर। अब वही सिस्टम यह जब बढ़ जाएगा तो संकुचन से ब्लड आएगा बाएं निलय के अंदर, बाएं निलय के संकुचन से यहाँ पर फिर ब्लड जो होगा वह ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा। और यह कार्य किसका माना जाता है, अपने धमनी या महाधमनी का माना जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शंस होती है, यानी कि एक पार्ट जो होता है वह CO2 जनित जो ब्लड होता है यानी कि अशुद्ध ब्लड, उसका कार्य करता है। आधा जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला वह शुद्ध जो ब्लड होता है उसके लिए कार्य करता है। अब रिएक्शंस मैंने अलग अलग बताए लेकिन दोनों जो क्रियाएं होती है साथ साथ होती है। एक में अशुद्ध ब्लड आता है कहां से, अंगों से, दूसरे में क्या आता है, शुद्ध ब्लड आता है कहां से, फेफड़ों से। दोनों एक साथ ब्लड से भरेंगे, दोनों एक साथ ब्लड से भरेंगे, बने पश्चात दोनों में एक साथ संकुचन होगा, संकुचन से दोनों निलयों में एक साथ ब्लड आएगा। इस निलय का फेफड़ों में पहुंच जाएगा और इसका कहां पहुंच जाएगा, ऑर्गन्स में पहुंचे जाता है। यानी ये रिएक्शंस जो होती है वह साथ साथ चलती हुई रहती है। रिएक्शंस क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है। तो ये तो थी नॉर्मल जानकारी। अब अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो अलग अलग चक्रों में अपन पढ़ेंगे कि हृदय का संकुचन कैसे होता है, हृदय चक्र कैसे होता है, आलिंद संकुचन कैसे होता है, आलिंद का जो निलय का संकुचन होता है वह कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अब यहीं पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अपन पढ़ते हैं कई बार कि हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय में क्या पढ़ते हैं अपन, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है वह पाया जाता है। हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र, तो दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है, दोहरा यानी कि दो बार क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। किसका हो रहा है, रक्त का हो रहा है। दो बार क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। किसका हो रहा है, रक्त का हो रहा है। और बात किसकी कर रहे हैं, हृदय की, यानी कि हृदय से दो बार रक्त क्या होता है, गुजरता है। हृदय से दो बार क्या होता है, रक्त गुजरता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। अब दो बार कैसे गुजरा, देखो सबसे पहले तो अपने ऑर्गन से जो अशुद्ध ब्लड था वह किसके अंदर आया था, दाएं आलिंद के अंदर आया था। किसके अंदर आया था, दाएं आलिंद में पहुंचा था। दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले में आया और यहां से किस में गया, फेफड़ों में गया। तो एक बार तो यह हो गई ना रिएक्शन से, एक बार आया, फिर फेफड़ों से वापस किस में आया, बाएं आलिंद में आया। यानी कि दूसरी बार भी यह हृदय में आ जाता है और निलय से अपने ऑर्गन्स के पास पहुंचा है। यानी हृदय में कितनी बार आया, दो बार रुधिर आता है। और इसे ही अपन क्या कह देते हैं, रुधिर परिसंचरण जो होता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण के नाम से जानते हैं। अब यह दोहरा रुधिर परिसंचरण क्यों होता है अपनी बॉडी के अंदर या हार्ट के अंदर, दोहरा परिसंचरण क्यों माना जाता है, तो इसका मुख्य महत्व क्या होता है कि अगर दोहरा परिसंचरण नहीं होगा तो अपना जो ब्लड होगा वह शुद्ध नहीं होगा। यानी कि O2 जनित और CO2 जनित जो ब्लड है वह अलग अलग नहीं होगा। तो उस ब्लड को शुद्ध करने के लिए
या अपन कह सकते हैं कि CO2 व O2 जनित ब्लड को अलग अलग करने के लिए शरीर में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यह बात थी नॉर्मल रिएक्शंस की। तो इसके पश्चात जो आपको अगला पार्ट जो देखने को मिलेगा उसमें अपन बात करेंगे इसकी रिएक्शंस यानी कि क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, जिसमें अपन इसकी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। डायग्राम आप बनाने की कोशिश कीजिए और डायग्राम एग्जाम में पूछने की लगभग संभावना भी रहती है। डायग्राम जो भी बनाए कलरफुल बनाइए। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में हृदय की क्रियाविधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।